Hello students, welcome you all to our channel EduVentures Learning. We were talking about the 15th chapter of Standard 9, that was improvement of food resources. So in that particular chapter, today is the last video that I'm going to upload is all about animal husbandry. So what do you mean by animal husbandry and what are its benefits, what are its side effects? We will be talking about everything in detail. So starting with what is animal husbandry? Animal husbandry is a branch of agriculture where animals are reared, bred and raised for meat, फाइबर, एग्स, मिल्क एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स. सो एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर जब हम लोग बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में सिर्फ खेती आती है, लाइक क्रॉप्स आते हैं और खेत आते हैं, बड़े बड़े फार्म लैंड्स आते हैं. बट एग्रीकल्चर का एक ऐसा ब्रांच है जो कि एनिमल्स के साथ भी डील करता है, और वो डीलिंग भी जो होती है वो हमारे बेनिफिट के लिए ही होती है. जहाँ पे एनिमल्स को रियर किया जाता है, ब्रेड किया जाता है, बड़ा किया जाता है पाल पोस करके, सिर्फ इसलिए ताकि हमें उनसे मीट, फाइबर, एग्स, मिल्क इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल सके. जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री एक आप ऐसा फार्म बोल सकते हो जिसमें बहुत सारे तरीकों के एनिमल्स या फिर किसी एक पर्टिकुलर तरीका का एनिमल्स को रखा जाता है ताकि उनका जो बॉडीली फंक्शंस है वो हमारे लिए काम आ सके. जैसे सपोज अगर आप एक ऐसा जगह रखे हो, एक ऐसा फार्म है जहाँ पे आप मुर्गे पालते हो, ठीक है, तो वो है एनिमल हस्बेंड्री ऑफ कोर्स, क्योंकि आप मुर्गों को पाल रहे हो, उनका पालन पोषण कर रहे हो, उनको खाना पीना दे रहे हो, ठीक है. बट इन रिटर्न आप उनसे कुछ ले भी तो रहे हो. आप उनसे क्या ले रहे हो? आप उनका एग्स ले रहे हो, आप उनकी मीट ले रहे हो. ठीक, ऑफकोर्स ये बात है कि जो एनिमल जो है पोल्ट्री फार्म्स में जो एनिमल्स होते हैं, जो डक होते हैं, जो कॉक हेन होते हैं, उनको मार्केट में सेल किया जाता है कमर्शियल लेवल पे बेनिफिट्स के लिए किए गए काम जो कि एनिमल से रिलेटेड होते हैं, उनको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. एनिमल हस्बेंड्री रिफर्स टू लाइव स्टॉक रेजिंग. लाइव स्टॉक का मतलब ही वही होता है, लाइव जिंदा, स्टॉक जो हमारे पास है. तो जिंदा कुछ ऐसी चीज है जिसको हम लोग अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं, एज एन एसेट, अपनी संपत्ति की तरह हम लोग उसको यूज करते हैं, बड़ा करते हैं, रेजिंग करते हैं. सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है उनकी, हर किसी को थोड़ी ना कर लेते हैं. डॉग्स को आप घर पे रख लेते हो, लेकिन डॉग्स का कुछ बेनिफिट, कुछ ऐसा जो आप कमर्शियली दे सको, नहीं. हाँ, डॉग का एक बेनिफिट जरूर है कि वो बहुत लॉयल है, वो आपका वॉचमैन का काम कर सकता है, बट वो आपको कमर्शियली कोई बेनिफिट नहीं दे सकता. It is the management and care of animals in which the genetic qualities and behavior of animals are further developed for profit. ये एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एनिमल्स की केयर करता है, उनके जेनेटिक क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है, उनकी बिहेवियर को इम्प्रूव करता है, और फिर इसीलिए करता है ये सारी चीजें ताकि उसे प्रॉफिट हो सके. A large number of farmers depend upon animal husbandry for their livelihood. ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंडेंट होते हैं अपने घर चलाने के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए. किस तरह से? ऐसे बहुत सारे फार्मर्स आप देखे होंगे मूवीज वगैरह में, या अगर आप गांव जाते हो तो गांव में तो क्या है ना, नॉर्मली हर घर में गाय बैल है. हर घर में, स्पेशली राजस्थान और पंजाब तरफ के जो गांव हैं वहां पे तो आपको हर घर में मिलेंगी बैल गायें और, ठीक है. तो इन लोग क्यों रखते हैं उसको? गाय बैल को रखने का मतलब कोई शौक तो है नहीं, ऑफकोर्स कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ बेनिफिट होगा, तभी उनको रख रहे हैं, तभी उनकी इतनी सेवा की जा रही है. अदरवाइज सुबह 4 बजे उठ के गाय को खाना खिलाना या उसे चराने लेके जाना इज नॉट अ स्मॉल थिंग. शौक के लिए करने वाली चीजें नहीं है ये. तो क्यों करते हैं वो लोग? ताकि गाय से, देखो, उनको 2 फायदे हो सकते हैं फार्मर्स को. अगर उनके खेत हैं तो वो लोग ट्रैक्टर्स नहीं लेके खेत में बैल के साथ भी हल जोतने जा सकते हैं. सेकेंडरी, अगर उनकी दूध निकाली जा रही है, क्योंकि जो काव है वो मिल्क गिविंग एनिमल है, तो दूध निकाल रहे हैं तो उससे दूध भी सेल हो सकता है, उसका पनीर बना के सेल किया जा सकता है, उस दूध का घी निकाल कर सेल किया जा सकता है. तो ऐसी बहुत सारी कमर्शियल थिंग्स जो हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री से फुलफिल होती हैं, और जो पैसे उससे कमाए जाते हैं वो ऑफकोर्स सी बात है किसान अपने लिवलीहुड में, अपने जीवन को स्पेंड करने में, अपने जनरल नीड्स को पूरा करने में हेल्प में लेते हैं. एनिमल्स प्रोवाइड अस विद अ वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. हमें एनिमल से बहुत सारे तरह के फ्रूट्स मिलते हैं, सॉरी फूड मिलते हैं.
किस तरह के फूड मिलते हैं? ऑफ कोर्स एनिमल्स हैं तो नॉन वेज ही देंगे, ठीक है। तो क्या क्या देंगे? एनिमल से देखो हमें मीट मिलती है, ठीक है, चिकन से मीट मिल रही है, फिश से मिल रही है, अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है हमें फिश से, काफ़ी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है नॉन वेज फूड की। एग की बात करें हाई इन प्रोटीन, चिकन मीट की बात करें हाई इन प्रोटीन, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं इन सारी चीज़ों के। देयरफॉर दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ केयर एंड अटेंशन, और इसीलिए जो जो नॉन वेज फूड खाने वाले लोग हैं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उनकी केयर और अटेंशन करना भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर जैसे आप खेत में ध्यान देते हैं ना, कि जैसे फार्मर्स खेत में ऑल द टाइम काम करते रहते हैं, ध्यान देते हैं कब फर्टिलाइजर देना है, कब पेस्टिसाइड देना है, कब वाटर देना है, सिमिलरली उसी तरह से हर चीज़ का ध्यान देना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। Animals are bred commercially in order to meet the high demand for food. Animals जो हैं वो उनको ब्रीडिंग भी कराई जाती है कमर्शियल लेवल पे। इतना ज़्यादा ऑर्डर होता है ना, इतना ज़्यादा डिमांड होता है। लाइक एवरी नॉन वेज, किसी भी नॉन वेजिटेरियन इंसान से पूछो व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, दे विल ईदर से अ चिकन डिश और अ मटन डिश, ठीक है। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियंस हैं, और मोस्टली बाहर में अगर आप इंडिया के बाहर जाओ तो आपको तो मोस्टली नॉन वेजिटेरियंस ही मिलेंगे। आई डोंट गेस कि 2 to 5% पीपल भी वेजिटेरियंस होते होंगे। इन आर इंडियन कल्चर देर आर सम prophets and all who take this vegetarian things very seriously, but most of the people जो हैं वो फूड के लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते ही हैं। Dairy products from animals like cows, buffaloes, goats are rich in protein. Dairy products मतलब दूध से बनने वाली चीजें। Dairy products मतलब दूध से बनने वाली चीजें। अमूल is a dairy product, मतलब अमूल is a dairy company जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। These animals are called milch animals. ऐसे एनिमल्स जिनसे हमें दूध मिलती है उनको हम milch animals कहते हैं, because they provide us milk. Now the next is another set of animals that provide nutrient rich food are hen, ducks, goose, etc. देखो मिल्क तो क्या है ना, सभी लोग खाते हैं, ठीक है। कोई दूध पीता है तो कोई पनीर खाता है, तो कोई चीज़ खाता है, तो कोई घी खाता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मिलती किससे है? दूध से। तो मिल्क तो एक बहुत कॉमन फूड हो गया, सभी लोग खाते हैं, बच्चा से लेके बूढ़े तक सारे खाते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सभी कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक और सेट ऑफ एनिमल्स जिससे हमें न्यूट्रिएंट रिच फूड मिलती है, स्पेशली बहुत ज़्यादा रिच इन प्रोटीन जो होती है वो होती है हेन, डक्स और गूज से, ठीक है। कैसे? क्योंकि हेन और डक से हमें मिलती है एग्स जो कि प्रोटीन्स में बहुत अच्छी है, आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल्स लाइक चिकन, डक, ऑक्स, गोट, पिग्स एक्सेट्रा आर ब्रेड फॉर मीट एज वेल। इनकी ब्रीडिंग की जाती है मीट के लिए भी, for flesh as well. Other than these domestic animals, we have other sources of nutrients as well. इन animals के सिवाय, ये तो domestic animals है, इनको तो आप घर पे रख सकते हो ना सारे लोगों को। देखो पेट में और डोमेस्टिक में फर्क होता है। पेट एनिमल्स वो हैं जिनको आप अपने घर पे रखते हो पर उनसे कोई बेनिफिट नहीं है आपको। डॉग को रख के आप उसको काट के उसका मीट नहीं खा सकते हो। कैट को रख के कोई बेनिफिट नहीं है, इट्स अ पेट, इट्स जस्ट अ पेट। पैरट रखे हो वो पेट है, बर्ड्स रखे हो वो पेट है। तो पेट्स एनिमल्स जो होते हैं ना वो घर पे रहते हैं पर बेनिफिशियरी नहीं है। डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो आप घर पे रखते हो, होम में रखते हो, और उनके बेनिफिट्स होते हैं आपको, राइट। तो दोज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। वी हैव अदर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट एज वेल। डोमेस्टिक एनिमल्स को घर पे रखने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें उनसे, जैसे कि मरीन एनिमल्स जो हैं उनसे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। मरीन एनिमल्स सच एज सी फूड वी ईट एज वेरी हाई न्यूट्रिएंट वैल्यूज। जो सी फूड होते हैं, सी फूड में कौन कौन से फूड आ सकते हैं? जितने भी फिशेस आप खाते हो, सैलफिश हो, और भी बहुत सारे वैराइटीज होते हैं फिशेस के और क्रैब्स के एंड ऑल, तो वो सारे फूड्स जो आप खाते हो वो भी बहुत हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू के होते हैं, बहुत उनमें प्रोटीन और बहुत ही अच्छी अच्छी ऐसी विटामिन एंड मिनरल्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। दे आर सोर्सेज ऑफ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सी फूड जो होती है, जो मतलब मरीन वाटर से निकाली हुई जो फूड होती है, वो जो होती है लॉबस्टर,
ठीक है, वो बहुत ही अच्छी होती है फैट में, प्रोटीन्स में, विटामिन में और मिनरल्स में. The next is the care, breeding, management, etc. of animals are particularly monitored under the Department of Animal Husbandry. ये जो केयरिंग है, जो एनिमल्स की फिक्र करना, केयर करना, उनको प्रॉपरली खाना खिलाना, उनको मैनेज करना. अब ऑफकोर्स ये बात है कि आप अगर मुर्गी पाल रहे हो तो उनको गंदा संदा थोड़ी छोड़ दोगे. यू हैव टू क्लीन द प्लेस जहाँ वो रहते हैं. यू हैव टू मेक देम ईट गुड फूड, जिससे आपका एग का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा. अगर आप गाय रखते हो, इफ यू आर डूइंग डेयरी फार्मिंग, तो आप अगर अपने गाय को रखे हो और उसे पानी नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे, तो वो अच्छा क्वालिटी ऑफ मिल्क आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं, या अगर आप उस तरह की फार्मिंग कर रहे हो, तो उन एनिमल्स का प्रॉपर केयर हो, ब्रीडिंग हो और उन्हें मैनेज किया जाए. एनिमल्स आर पर्टिकुलरली मॉनिटर्ड, हर किसी को अच्छे से मॉनिटर किया जाता है, देख रेख की जाती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री इज अ लार्ज स्केल बिजनेस, बहुत ही बड़ा बिजनेस है. एनिमल्स आर ब्रेड, केयर्ड एंड रियर्ड, शेल्टर्ड इन अ फार्म और रीजन. किसी भी फार्म में, किसी भी एक ऐसे शेल्टर्ड प्लेस में जहाँ पे आप बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ रख सकते हो. डिपेंड्स अपॉन कि आपके बिजनेस का क्या मोटिव है, या क्या उसका आपका एसेट है, या कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका फार्म का रीजन कितना है, कितना एरिया है आपके पास, और कितने एनिमल्स हैं आपके पास. कीपिंग देम वेरी नाइसली, एयरी स्पेसेस में रखना, स्पेस पूरा देना, लाइक एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज रहेंगे तो दे विल नॉट फील कंफर्टेबल. तो इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विच आर स्पेशली बिल्ट फॉर देम. और ये जो घर होते हैं उनके, शेल्टर्ड हाउसेज जो होते हैं. अब ऑफकोर्स जो काव है वो शेड में रहती है, डॉग केनल में रहते हैं. तो इस तरह से हर डिफरेंट एनिमल के लिए डिफरेंट तरह की घर बनाई जाती है, और वो घर जो होते हैं स्पेशली उनके लिए होते हैं. गाय के घर में जाके आप नहीं रहते हो, राइट. एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व्स पोल्ट्री. पोल्ट्री में हम लोग हेन, डक और कॉक को पालते हैं. मिल्क फार्म्स में हम लोग काउ, बफेलो, कैमल, गोट, इन चीज़ों को पालते हैं. एपीकल्चर जो है वो बीज की एग्रीकल्चर है, मतलब हनी बीज. एपीकल्चर में हनी बीज को पाला जाता है. एंड द नेक्स्ट इज एक्वाकल्चर. एक्वा का मतलब ही होता है वाटर. तो वाटर एनिमल्स को पालना या वाटर एनिमल्स की फार्मिंग करना, उसे हम लोग एक्वाकल्चर बोलते हैं. नाउ दीज आर द 4 टाइप्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज पोल्ट्री, मिल्क फार्म्स, एपीकल्चर एंड एक्वाकल्चर. ठीक है. एक्वाकल्चर को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू पिस्सीकल्चर. पिस्सीकल्चर में हम लोग एक्चुअली बात करते हैं सिर्फ फिशेस की, और एक्वाकल्चर जब आता है ना, तो इसमें हम लोग लॉबस्टर एंड ऑल की भी बात करते हैं. तो इसमें 2 वैरायटी है, एक्वाकल्चर जिसमें सारे तरीके के एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं, और एक है पिस्सीकल्चर जिसमें हम लोग सिर्फ फिशेस के बारे में बात करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जैसा मैंने कहा यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ मेजर एनिमल हस्बेंड्री है. डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग जिसको हम लोग मिल्क फार्म्स कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, एपीकल्चर एंड पिस्सीकल्चर या एक्वाकल्चर, व्हाटएवर. सो डेयरी फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है, एज आई सेड बिफोर, डेयरी का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्ट्स वाली फार्मिंग, राइट, मिल्क प्रोडक्ट्स वाली. तो डेयरी फार्मिंग इज द एग्रीकल्चर टेक्निक कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. डेयरी फार्मिंग ऐसी एग्रीकल्चरल टेक्निक है जो कि इस बात का ख्याल रखती है कि हमें लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है वो बहुत अच्छी मिले, विच इज देन प्रोसेस टू ऑब्टेन डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसे बाद में प्रोसेस कराया जाता है ताकि उससे और भी बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट्स हमें मिल सके. डेयरी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? कर्ड, चीज, योगर्ट, बटर, क्रीम, पनीर, ये सारी चीजें जो हैं इन्हें हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, मतलब दूध से बनने वाली और भी एक्स्ट्रा चीजें. इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज, शीप, गोट एक्सेट्रा. और इसमें बहुत सारे एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ, बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ मैनेज किया जा सकता है. जैसे हमें जो एनिमल्स हमें मिल्क देती हैं, काउस, बफेलोज, शीप, गोट, ये सभी हमें मिल्क प्रोवाइड करवाती हैं. The animals are taken care of against diseases and are inspected regularly by veterinary doctors. अच्छा, veterinary doctors जो होते हैं ना, वो होते हैं एनिमल के डॉक्टर्स.
एनिमल के डॉक्टर्स को हम लोग कहते हैं वेटरिनरी डॉक्टर्स। जैसे हमारे बोन के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। बोन के डॉक्टर को, नर्व्स के डॉक्टर को, हार्ट के डॉक्टर को, स्किन के डॉक्टर को हम लोग सब डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाते हैं। जैसे हार्ट के डॉक्टर को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर को कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, दांत के डॉक्टर को कहते हैं डेंटिस्ट। वैसे ही एनिमल्स के डॉक्टर को कहते हैं वेटरिनरी डॉक्टर्स। तो ये जो फार्म्स होते हैं, अब ऑफकोर्स ये बात है कि अगर गाय बीमार है, उसका दूध अगर हम लोग पियेंगे तो हम लोग भी तो बीमार हो सकते हैं। इसलिए उन एनिमल्स का बिल्कुल प्रॉपर केयर किया जाता है, देखा जाता है कि वो कोई बीमार ना हो, और अगर बीमार है तो उनको उससे रिलेटेड मेडिसिन दी जाती है। हमेशा कंटिन्यू चेकअप्स होते रहता है उनका, डॉक्टर आके, वेटरिनरी डॉक्टर आके उनका चेकअप्स करता है। अ हेल्दी एनिमल इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली साउंड। जितने भी हेल्दी एनिमल्स होते हैं वो फिजिकली, मेंटली और सोशली एकदम एक्टिव होते हैं, एकदम साउंड होते हैं, ठीक है। उनको कोई परेशानी नहीं होती है, वो आपकी बातों को समझते हैं, मानते हैं। जिस तरह से आप उनको टेक केयर करोगे वैसा ही वो आपको रिजल्ट्स भी देते हैं। These animals are milked by hand or by machines। ये जो एनिमल्स होते हैं, अब इतने सारे गाय होते हैं, सबको तो एक एक करके दूध निकालना इज नॉट पॉसिबल, तो मशीन्स से भी होती है ये काम और हैंड से भी होती है, डिपेंड्स अपॉन कि आपका फार्म कितना बड़ा है। द मिल्क इज प्रिजर्व्ड बाय एंड कन्वर्टेड इनटू डेयरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियली विच आर देन यूज्ड बाय कमर्शियल पर्पसेस। तो ये जो मिल्क होता है उनको फिर कन्वर्ट किया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, जो कि इंडस्ट्रीज करती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज करती हैं। जैसे अमूल एक ब्रांड है जो कि बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाता है। देन एक सुधा करके ब्रांड है, जमशेदपुर का ब्रांड सुधा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, नेस्ले, नेस्ले के भी, हाँ नेस्ले के भी बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये कुछ ऐसे कंपनीज हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि मिल्क को लेकर फार्म्स से, या फिर उनके खुद के फार्म्स हो, उनसे लेकर के उनको कमर्शियली बेचने के लिए। अमूल के चॉकलेट्स जो आते हैं वो मिल्क से बनते हैं, लस्सी आती है, बहुत सारे आइटम्स आते हैं, अमूल की पनीर आती है, अमूल के चीज, द फेवरेट वंस ऑफ एवरीवन। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस जो है वो फार्म में नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज चाहिए, मशीन्स चाहिए, क्योंकि बहुत वाइड वैरायटी में और बहुत वाइड क्वांटिटी में बनती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज में बनती है। इसीलिए इसके लिए हमें मशीन्स तो चाहिए ही। मैन पावर इज नॉट एनफ फॉर क्रिएटिंग सो मच ऑफ थिंग्स। The next which comes in our target today is पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री का मतलब जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये रिलेटेड है डक्स, चिकन्स, गीज, पिजन्स, इन सारों से, ठीक है। टर्कीज द बिगेस्ट चिकन्स आई गेस। एंड डोमेस्टिकेटेड फॉर एग्स एंड मीट। ये जो एनिमल्स हैं वो डोमेस्टिकेटेड होती है, मतलब कि इनको पाला पोसा जाता है एग्स और मीट के लिए बेसिकली। तो पोल्ट्री जो है वो दो ही चीज़ों के लिए है, पहला है एग्स और दूसरे हैं मीट। Poultry farming is concerned with raising and breeding of birds for commercial purposes। पोल्ट्री फार्मिंग जो है ये ऐसे एनिमल से रिलेटेड है, ऐसे एनिमल्स का ब्रीडिंग से रिलेटेड है जो कि हमें एग और मीट देती है, और वो कमर्शियल पर्पस के लिए देती है। आप अपने घर में एक मुर्गा पालो, उसको पोल्ट्री फार्मिंग नहीं बोलेंगे। उसके लिए हमें बहुत सारे वैरायटीज के और बहुत सारे मुर्गे चाहिए, बहुत सारे डक्स चाहिए, जिनसे हम लोग कंटिन्यूअस एग्स जो है या मीट जो है वो कंज्यूम कर सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स एंड मेंटेन देम इन अ डिसीज फ्री एनवायरनमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे एनिमल्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाए, और साथ ही साथ उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, एक ऐसा माहौल दिया जाए जो कि डिसीज फ्री हो, जिसमें कोई बीमारियां ना हो, टू ऑब्टेन हेल्दी फूड फॉर देम, ताकि उससे उन्हें हेल्दी फूड मिले। द एग्स एंड मीट आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये जो एग्स और मीट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोटीन में भरपूर होते हैं। एग्स तो एवरीबडी नोज ना, एग्स खाने से हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलती है। द नेक्स्ट इज सैनिटेशन एंड हाइजीनिक कंडीशंस जो है इनका बहुत मेंटेन होना चाहिए। अब ऑफ कोर्स सी बात है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इतने सारे मुर्गे हैं, दीज आर पोल्ट्री। जब मैंने जहाँ तक मुझे पता है चिकन्स के भी बहुत सारे वैरायटीज आते हैं ना, पोल्ट्री चिकन्स अलग आते हैं एंड देसी चिकन्स अलग आते हैं। पीपल लाइक टू ईट देसी चिकन मोर एज कम्पेयर टू द पोल्ट्री चिकन्स।
इतनी सारे मुर्गे हैं यहाँ पे, इनकी हाइजीनिटी का ख्याल रखना, एक एक को पकड़ के नहलाएंगे तो नहीं हम लोग, है ना। तो इनका हाइजीनिटी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। और इतने बॉडी में इनके हेयर्स हैं, वो कहाँ कहाँ गिर रहे हैं, एक एक को उठाना भी पॉसिबल नहीं है। अब इनको मैनर सिखाना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि भैया आप अपना बाल देखो खुद से उठाओ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है, इनका जो जगह जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे हाइजीनिटी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। तो वो हाइजीनिटी कैसे मेंटेन होगी, प्रॉपरली उस जगह को कुछ टाइम का इंटरवल में वॉश किया जाए, इन एनिमल्स को अच्छे से खाना पीना दिया जाए, इनकी जो वेस्टेज है, इनकी जो एक्सक्रीटास हैं, इनकी जो बॉडी से निकलने वाली गंदी चीज़ें हैं, उनको प्रॉपरली क्लीनिंग की जाए। The faces of birds are used as manure to improve soil fertility. मैंने अभी बात की थी कि इनके बॉडी से निकलने वाली एक्सक्रीटा, और यहाँ पे बात आ गई द फेसेस, ठीक है। ये फेसेस जो है ना वही है इनकी बॉडी ऑफ बर्ड्स आर यूज्ड एज मैन्योर, जिसको मैन्योर की तरह यूज किया जाता है इश टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इनकी भी बॉडी को यूज किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट पे होती है, और इससे बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एंड हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ द फार्मर्स, और फार्मर्स के इकोनॉमी में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखी जाती है। द नेक्स्ट इज फिश फार्मिंग, जिसको हम लोग पिस्सीकल्चर कहते हैं। फिश फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फिश इज इन क्लोज्ड टैंक्स और पॉन्ड्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। फिश फार्मिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिशेस पाले जाते हैं क्लोज्ड टैंक्स में या पॉन्ड्स में फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कमर्शियल पर्पसेस मतलब अगेन बेचने के लिए। देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फिश एंड फिश प्रोटीन। फिश की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है। फिश एक्चुअली जो लोग जितना ज़्यादा खाने के लिए यूज़ करते हैं उतना ही उनके ऑयल के लिए भी यूज़ में आती है, ठीक है। चिकन का ऑयल, फिश का ऑयल इज़ वेरी वेरी गुड फॉर आवर स्किन एंड ऑल। सो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स, अब फिश होंगे, पिस्सीकल्चर होगी, तब तो उनका तेल निकाला जाएगा ना, तब तो उनका ऑयल निकाला जाएगा। सो फिश स्पीसीज सच एज सैल्मन, कैटफिश, सीओडी एंड तिलापिया, ये कुछ ऐसे फिशेस हैं जो कि फिश फार्म्स में पाले जाते हैं। अब फिश फार्म्स हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग डॉल्फिन और कैटफिश वगैरह पाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या पालते हैं, सैल्मन, सॉरी कैटफिश तो पाल ही सकते हैं हम, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल का बात कर रहे थे। सो सैल्मन, कैटफिश, सीओडी एंड टिलापिया कुछ ऐसे ब्रीड्स हैं फिशेस के जिनको हम लोग फिश फार्म्स में पाल सकते हैं। फिश फार्म्स जो है वो दो तरह की हो सकती हैं। पहला हो सकता है एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर, दूसरा हो सकता है इंटेंसिव एक्वाकल्चर। नाउ ये दो टर्म्स क्या हैं, तो एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर ऐसा है जिसमें लोकल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन से ही उनको खाना पीना पूरा हो जाता है, और दूसरा है इंटेंसिव एक्वाकल्चर जिसमें बाहर से फूड ला करके फिशेस को दी जाती है, एक्सटर्नल फूड। आप जब घर में, अगर बाई चांस आपके घर में एक्वेरियम है तो आप जो फिशेस को खाना देते हो वो छोटे छोटे से बीड्स जैसे होते होंगे ना, तो वो जो है वो इंटेंसिव एक्वाकल्चर में आ जाएगी, क्योंकि वो जो फूड है वो आप बाहर से ला के दे रहे हो, घर की दाल रोटी नहीं खिला रहे हो उसे, है ना। सो देखो ये इस पिक्चर में आप देख सकते हो फिश की फार्मिंग कैसे होती है। ऐसे छोटे छोटे से लेक्स और पॉन्ड्स टाइप के ऐसे बना दिए जाते हैं, यहाँ पे फिशेस को रखा जाता है, यहीं पे इनकी ब्रीडिंग, टेक केयर सब कुछ होती है, रिप्रोडक्शन भी ये लोग इसी पानी में कर लेते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज एपीकल्चर, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, सॉरी नॉट द लास्ट बट ये जो है ये लास्ट हमारा ये टॉपिक है कि इसमें हमें कितने टाइप्स की फार्मिंग पढ़नी थी। सो बी फार्मिंग, एपीकल्चर, इसमें क्या होता है, हनी बीज जो होते हैं उनको पाला जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग बी कॉलोनीज बाय ह्यूमंस इन मैन मेड हाइव्स, मैन ही बनाते हैं। देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ये जो मधुमक्खी के छत्ते हैं ना, वो छत्ते बनाने का काम जो है वो ह्यूमन बींग्स कर देते हैं, और इतने सयाने होते हैं ना ये ह्यूमन बींग्स, ये लोग क्या करते हैं ऐसी जगह पे ये छत्ते बनाते हैं जहाँ पे उनको नेक्टर बहुत इजीली मिल जाती है। सी आप कोई भी फ्लावर शॉप वगैरह जगह देख लो, वहां पे ना ऐसे मधुमक्खियां बनाती हुई आपको जरूर दिखेंगी। स्पेशली जो है आपको ऐसे प्लांट्स पे जहाँ पे जिसकी स्मेल बहुत अच्छी होती हो या फिर जिसमें नेक्टर बहुत ज्यादा मिलता हो, वैसे प्लांट्स के ऊपर या वैसे फ्लावर्स के ऊपर। तो इसके लिए ना सबसे बेस्ट चीज क्या रहता है, सनफ्लावर। यहाँ पे देखो सनफ्लावर ही है,
ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, हनी बीज नेक्टर लेते हैं और यहाँ पे लाके जमा करते हैं और फिर उससे हनी बी मतलब कि हनी बनाते हैं, और फिर लोग क्या करते हैं, उनके हनी को चुरा लेते हैं, और इसी हनी को चुराने के प्रोसेस को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं, मतलब मधुमक्खी मेरी तो हनी भी मेरा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस जिसको हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। हनी बीज आर रियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ही बड़े क्वांटिटी में, क्योंकि अब इतना सारा हनी बी तो बन रहा है ना, कितने सारे ब्रांड्स आते हैं हनी के, डाबर है, वैद्यनाथ है, पतंजलि है, ठीक है, तो बहुत सारे ब्रांड्स और सभी को ऑफकोर्स मधुमक्खी बनाएगी मधु तो वो लोग फिर बॉटल में पैक कर पाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा स्केल में चाहिए होती है। द बीज आर डोमेस्टिकेटेड फॉर हनी वैक्स एंड टू पॉलिनेट फ्लावर्स। देखो हनी जो है, सॉरी बीज, देखो छोटे से इंसेक्ट हैं, गिन 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 करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कितने काम आ रहे हैं, ये हमें हनी भी देते हैं, वैक्स भी देते हैं, और साथ ही साथ पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन के बारे में हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, राइट। तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर बनती है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये एक चीज है। वैक्स जो है, जो हनी बीज जो अपना वो बनाती है ना, छत्ता बनाती है, तो हनी तो उसके अंदर रहता है, जूस, और जो बाहर का जो कवरिंग रहता है, जो कुछ मतलब कि जाली जाली टाइप का दिख रहा होता है, वो जो होता है वो बना होता है वैक्स का। तो दे आर ऑल्सो यूज बाई अदर बी कीपर्स, जो कि अदर बी कीपर्स जो हैं वो भी यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ऑथेंटिकेशन ही लेना पड़े, आप एकदम खेत के सामने ही लगाओ अपना हनी बी का छत्ता, आप जहाँ चाहो लगा सकते हो। अदर बी कीपर्स भी कर सकते हैं, आप आपकी मधुमक्खी आप पालो जहाँ पालना है। द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज नोन एज एपियरी या बी यार्ड। जहाँ पे हनी बीज रखी जाती हैं उन प्लेसेस को हम लोग कहते हैं एपियरी या फिर बी यार्ड। सी, ये पिक्चर हमने दिखाई आपको, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा इसको देख के कि बी फार्मिंग कैसे होती है। द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। इतना सारा बात तो कर ली हम लोग, इतने टाइप्स के हस्बेंड्री होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स के। बिना बेनिफिट का तो कोई मेहनत करेगा नहीं ऑफकोर्स, है ना। तो क्या बेनिफिट्स हैं इनके। एनिमल हस्बेंड्री हेल्प्स इन द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस टू डोमेस्टिक एनिमल्स। पहला, एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कि एनिमल्स को अच्छे से खाना देता है, घर देता है, उनकी बीमारी, उनको कोई बीमारी ना हो इस बात का ध्यान रखता है, और बाई चांस कोई बीमारी हो जाती है तो उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाता है, दवाई भी दिलाता है। ठीक है, तो ये जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन बुराई क्या है इसमें, पहले तो ख्याल रखता है और फिर ले जाके बेच देता है। ठीक है, so the next is it provides employment to a large number of farmer and thereby increase their living standards। ये कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट देती है, नौकरी देती है बहुत सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स को, और क्योंकि नौकरी है तो पैसे हैं, और पैसे हैं तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज करता है, पैसे कमाएंगे तो अच्छी जिंदगी जिएंगे ना। ठीक है, द नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डेवलपिंग हाई यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग ब्रीडिंग जो है, हाई यील्डिंग ब्रीड्स जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं बाय क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग कैसे होती है, सपोज हमें एक ऐसा मुर्गा चाहिए जो कि दिखने में भी मस्त हो, मतलब कि खाने में भी अच्छा हो, जिसमें प्रोटीन्स भी बहुत अच्छी हो, जो एग्स भी बहुत अच्छे देती हो, इस तरह का हमें कोई एनिमल चाहिए, कुछ ऐसा ये चाहिए, डक चाहिए या हेन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा हेन लेंगे जो कि एग बहुत अच्छा प्रोड्यूस करती हो, और एक ऐसा डक लेंगे, सॉरी एक ऐसा कॉक लेंगे जो कि बॉडीली वाइज एकदम हेल्दी एंड ऑल हो। दोनों को जब हम लोग मेटिंग करवाएंगे, जब दोनों की रिप्रोडक्शन करवाएंगे तो क्रॉस ब्रीडिंग हुआ। दो अलग अलग तरीके के जेनेटिक्स थे ना दोनों के पास, एक का एग अच्छा था, एक का बॉडी अच्छा था, दोनों को जब हम लोग ब्रीड करवाए तो क्या हुआ, हमें बॉडी मिली, मतलब मीट मिली अच्छी, जो नया क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू जो आया हमारे पास नया बच्चा जो आया, उसमें क्या होगा, उसकी मीट भी अच्छी होगी, एग भी अच्छा होगा। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो आप नेचुरली, तो मतलब हेन डक क्या करेगा हमें क्या पता है, लेकिन अगर हम लोग फार्म में रखें तो हम लोग उन लोगों को जबरदस्ती मेटिंग करवा सकते हैं। दिस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फूड प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, एग्स, मीट एक्सेट्रा, और इससे हमें बेनिफिट होती है। अच्छे ब्रीडिंग के एनिमल्स हम लोग उगाएंगे, उगाने हम ही लोग उगा रहे हैं, तो हम लोग अगर अच्छे ब्रीड के एनिमल्स उगाएंगे तो हम लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी मिलेगी। इट इन्वॉल्व्स द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्रमोट्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट। अब क्योंकि हम लोग गाय पाल रहे हैं तो उसका गोबर उठाने का काम भी तो हमारा ही है। ठीक है, तो
क्योंकि हमारे पास एनिमल्स हैं, हम लोग उसको डोमेस्टिकेट किए हैं, हमारे पास रह रही हैं, खा रही हैं, तो उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी हटा के फेंकने का काम हमारा ही है। और बीइंग अ गुड सिटीजन या बीइंग अ गुड इंडियन, हम लोग क्या करते हैं, उसका जो वेस्ट है उसे खाद में चेंज कर देते हैं, ह्यूमस में, मैन्योर में, फर्टिलाइजर में चेंज कर देते हैं और उसे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल बना देते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सो लास्ट इज द पिक्चर जहाँ पे एक एनिमल हस्बेंड्री के बहुत सारे बेनिफिट्स दिख रहे हैं। राइट, पहला है लो इकोलॉजिकल सब्सिडी। एनिमल हस्बेंड्री करने की सब्सिडी बहुत कम है, सरकार भी हमें सपोर्ट करती है इस चीज़ में। दूसरा है लो मार्केट प्राइस, मार्केट से कम प्राइस में मिल जाती है हमें एनिमल हस्बेंड्री करने से। अब ऑफकोर्स ये बात है, इम्पोर्ट करवाएंगे मुर्गा तो महंगा ही पड़ेगा। थर्ड इज लाइव स्टॉक एपिडेमिक। ठीक है, लाइव स्टॉक का मतलब होता है वही जो डोमेस्टिक एनिमल्स हम लोग पाल रहे हैं, उनमें कोई एपिडेमिक नहीं आएगी, बीमारियां उनको होने से बचेंगी। द गवर्नमेंट सपोर्ट इन फार्मिंग एंड फैसिलिटीज, गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट करता है फार्मिंग और इस एनिमल हस्बेंड्री को सपोर्ट में, क्योंकि अगर एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग अच्छी होगी तो इंडिया का तो जितना ज़रूरत है वो तो हम लोग फुलफिल करेंगे ही, साथ ही हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो ज़्यादा कमा पाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, और टैक्स देंगे तो इकोनॉमी इंप्रूव होगी। ठीक है, लंबी सोच है। The next is climate change and extremes weather. किसी भी एनिमल को किसी भी कंडीशन में कुछ भी अगर इधर उधर क्लाइमेटिक चेंजेस होती है तो क्योंकि उसको प्रॉपर घर मिला हुआ है तो वो सेफ से रहेगा ना, परेशानी नहीं होगी, रोड में नहीं भटकेंगे। ग्रासलैंड्स डिग्रेडेशन, ग्रासलैंड्स जो हैं मतलब ग्रासलैंड्स ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे ग्रास हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं और उनका फूड चेन, फूड वेब क्रिएट हो रहा है, उसमें डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, ऐसे ही कहीं भी कोई भी खा के गिराएगा पड़ाएगा नहीं, कुछ एनिमल एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, एक साथ मिलजुल के रहेंगे और पब्लिक को फायदा पहुंचाएंगे। तो ये थी हमारी लास्ट टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल. If you have any doubt in this, you can just comment me down. I will solve your all issues as always. And thank you for watching. Do share it with your friends, like the video and subscribe to our channel. Thank you.